नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वासु है। मैं युवावस्था में प्रवेश करते ही मैं सुंदरता और हुस्न से आकर्षित होने लगा। इस वय में कभी ऐसा लगता कि काश कोई साथी मिल जाए, या कभी लगता कि जल्द शादी हो जाए। मतलब पता नहीं, लेकिन मेरा मन बावरा हो चला था। अब मुझे हर औरत खूबसूरत लगने लगी। क्या सही है क्या गलत, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं स्कूल में टीचर्स को अनजाने में छूने जैसी कोशिश करता, प्रयास करता कि होमवर्क के बहाने उनके नजदीक आऊं, सोसाइटी की औरतों से जानबूझकर टकराने की कोशिश करता। वे महिलाएं भी मेरी इन हरकतों को छोटा समझकर बात को गंभीरता से नहीं लेती। जब कोई खूबसूरत भाभी अपने पति के साथ जा रही होती, तब उस आदमी से मुझे बहुत जलन होती। ऐसे ही जीवन चलता रहा और मैं स्कूल से कॉलेज लाइफ में आ गया। कॉलेज लाइफ में एक घटना घटी जिसके बारे में बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई के लिए शहर आया, तब मैंने एक कमरा किराए पर लिया। मैंने कमरा एक सोसाइटी में लिया। बारिश का मौसम था। एक दिन जब मैं बोर हो रहा था, तब छत पर बैठने चला गया। उस वक्त हल्की हल्की बारिश चालू हो गई। मैं छत पर बैठकर बारिश का आनंद ले रहा था। उसी वक्त मेरे पीछे के अपार्टमेंट की छत पर एक औरत ने कुछ सुखाने डाला होगा। बारिश के कारण वह दौड़ती हुई अपना वो सामान लेने आई। मेरी नजर उस पर पड़ी। वो शादीशुदा थी। वो काफी खूबसूरत थी। उसने भी मुझे देखा, पर जैसे लोग सामने देखकर चलते बनते हैं वैसे देखा। भले ही उसकी सोच ऐसी रही हो, पर मेरा उस पर दिल आ गया। फिर मैं उसको फॉलो करने लगा, जैसे कि वह दिन भर क्या करती है और कहाँ आती जाती है। मैंने पाया कि वो सुबह बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी, तो मैं उस वक्त अपनी पीछे की बालकनी से उसे देखता रहता। मैंने ध्यान दिया कि पीछे वाले अपार्टमेंट का रास्ता मेरे अपार्टमेंट के बाजू से था। जब वह दूध लेने जाती, तब मैं अपार्टमेंट से बाहर निकलकर उसके सामने से गुजरता। वहाँ चौल के गेट के सामने एक गार्डन था। लोग उसमें कसरत और सुबह की सैर करने आते थे। वो भाभी भी उधर आती थी। मैं कभी 8 बजे से पहले उठा नहीं था, पर इस भाभी के चक्कर में मैं भी सुबह 5 बजे उठने लगा। एक बार वह अपने पति के साथ बाहर जा रही थी, तब उसकी सास ने पुकार कर बोला कि हर्षा, बाजार से हींग लेकर आना। तब मुझे पता चला कि उसका नाम हर्षा है। सब अपार्टमेंट के बाहर फ्लैट नंबर के साथ नाम लिखा हुआ होता है। मैंने पता किया कि उसके पति का नाम क्या है। फिर फोन डायरेक्टरी से उसका नंबर पता किया। काफी बार फोन लगाया। कभी उसका पति फोन उठाता, तो कभी उसकी सास फोन उठाती, या कभी उसका 6 साल का बेटा फोन उठाता था। मेरे नसीब के जोर से एक बार हर्षा ने फोन उठाया। उसके हेलो बोलते ही शायद मैं एक बार मर के जिंदा हो गया। शायद मुझे लगा कि वह भांप गई थी कि किसने फोन किया। चूंकि इतने दिनों से उसको ट्रैक कर रहा था, तो शायद उसको मेरी नीयत के बारे में पता लग गया था। क्योंकि जब वह बाल धोकर सुखाने बालकनी में आती, उस वक्त मैं उसे ही देखता रहता था। ऐसी ही कई और घटनाओं को भी शायद उसने नोटिस किया था। जब मैं हर्षा को रोज देखता था, तो वहीं उसके बाजू के अपार्टमेंट में दूसरे माले पर एक बूढ़े दादाजी बालकनी में ही बैठे रहते थे। वे भी ये सब देखते थे, पर मैंने उन पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि बुड्ढा क्या कर लेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने हर्षा भाभी थी। दरवाजा खोलते ही वो एकदम से बरस पड़ी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसको दरवाजे पर देखते ही मेरे कदम पीछे होने लगे। हर्षा, क्या लगा रखा है ये सब? मैं बोला, क्या? हर्षा बोली, अब नासमझ बन रहे हो क्या? मैं नहीं जानती कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तो सिर्फ चुप इसलिए थी कि मेरा लेना देना नहीं है, पर अब तो तुम मेरे घर पर फोन करने लगे हो। क्या समझ कर रखा है मुझे? क्या हर औरत एक जैसी होती है? मैं बोला, मैंने कब ऐसा कहा? पर माशूका तो हो सकती है ना। हर्षा भाभी और लाल हो गई और कहा, मुंह बंद रखो अपना। पर मैं उसके सवाल का जवाब निडर होकर दे रहा था। हर्षा भाभी, क्या करना है अब यहीं से संभल जाओ, समझे? वो इतना कहकर मुड़ी और जाने लगी। तभी मुझ में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई और मैंने बोल दिया, करते हैं ना। हर्षा भाभी एकदम से पलटी और घूर कर बोली, क्या? फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? हर्षा भाभी पूरे गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा ठीक है, मैं अपने पति को फोन करती हूँ, उससे परमिशन ले लो, फिर ठीक रहेगा। मैं चुप रहा। हर्षा भाभी, बोलो, फोन करके बुलाऊं? मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया हो वैसे ही चुप खड़ा रहा और अगले ही पल वह चलती बनी। वो चलने को हुई, तभी मैं फिर से बोल पड़ा, बुलाओ हर्षा भाभी। क्या? मैं बोला, हाँ बुलाओ, उसे भी मैं पूछ लेता हूँ। तब जैसे उसे भी सांप सूंघ गया हो वैसे ही वो चुप हो गई। उसका कोई विरोध न होते देख मेरी हिम्मत बढ़ गई। तब उसने धीरे से कहा, आज नहीं,
मैं दूध लेने जा रही थी और चुपके से यहाँ आ गई हूँ, ये सब फिर कभी। उसका बहकने का यह पहला कदम था, क्योंकि शायद उसे मेरी निडरता और बोलने का तरीका भा गया था। अब प्रेम की गाड़ी पटरी पर चल पड़ी थी। उसके पति के जाने के बाद रोज फोन पर बातें और गार्डन में टहलने के बहाने मिलना और बालकनी से इशारे वगैरह होने लगी। पर उन बूढ़े दादाजी को कैसे भूल सकते हैं। हम दोनों इशारे करते, वो बुड्ढा सब देखता रहता, पर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब मैंने उसके बेटे से दोस्ती बढ़ाई, उसे चॉकलेट देना और उसके साथ गार्डन में खेलना शुरू कर दिया। फिर उसके घर पर उसे कार्टून की किताबें और बच्चों की कहानियों की किताबें आदि देने जाने लगा। मैं उसके बेटे अंश के लिए किताबें और खेलना कूदना सब करता। इसीलिए उसकी सास को कुछ पता नहीं चल पाया था, हालांकि वह भी घर पर ही होती थी। एक बार उसकी सास और उसका बेटा बाजार घूमने गए थे। तब उसने फोन किया, सासू माँ और अंश बाहर गए हैं, आ जाओ, उनको तो आने में काफी टाइम लगेगा। मैं भाभी के घर गया। हर्षा भाभी, पहले मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वह चाय बनाने किचन में गई। मैं उसके पीछे पीछे किचन में आ गया। वह चाय बना रही थी और मैं उनसे बातें करने लगा। एक बार मैं उसके लिए साड़ी लेकर गया। ये मैंने उसको साड़ी गिफ्ट में दी। उस वक्त उसने कहा, उसके पति जो साड़ी खरीद कर लाते हैं वह मुझे ज्यादा पसंद नहीं आती, पर जो यह तुम लाए हो वह बहुत बढ़िया है। एक दिन हर्षा भाभी ने कहा, अगर हम कभी पकड़े गए तो जानते हो, मेरे पति मुझे घर से निकाल देंगे। इस बात को कहकर वो चिंता करने लगी। मैं चुप बना रहा। हर्षा भाभी ने कहा, अगर उसे पता चल गया और ऐसा हो गया, तब क्या तुम मुझे अपनाओगे, मुझसे शादी करोगे? बोलो। मैं उसके सवाल पर गंभीर हो गया। मैं मन से हर्षा भाभी के साथ रहना चाहता था, पर हर्षा भाभी को बीवी बनाना नहीं चाहता था। मतलब मैं ऐसी औरत से कैसे रिश्ता बना सकता था जो अपने पति के की ना हो सकी। मैं कंफ्यूज था कि आज तक भाभी के साथ दोस्ती थी, तब तक ठीक था, और जब ऐसे हालात आए तो भाग रहा हूँ। पर यह सच था। मैं हर्षा भाभी के सवाल पर ये नहीं कहना चाहता था कि अगर ऐसा होगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं उसे गले लगाकर बोला, उसे नहीं पता चलेगा, हम नहीं पकड़े जाएंगे। तब हर्षा भाभी को भी मेरी थोड़ी बात गलत लगी। वो बोली, इस जवाब का मतलब क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन भाभी के पति कार्तिक अलमारी में अपनी कोई चीज रख रहे थे। तब मेरी दी हुई साड़ी पर उनका ध्यान पड़ा। कार्तिक ने कहा, यह तुमने कब ली? भाभी बोली, जब सहेली के यहाँ गई थी तब वहाँ एक बेचने वाला आया था। कार्तिक ने कहा, कौन सी सहेली? यह सवाल पूछते समय कार्तिक के चेहरे पर शक की लकीरें थी। दूसरे दिन जब वह काम से लौटे तो आते ही उन्होंने अंश को पैसे दिए और बोले, जाओ दादी के साथ घूम कर आओ और इस पैसे से जो खिलौना खरीदना हो खरीद लेना। तब भाभी को कुछ दाल में काला लगा कि कार्तिक क्यों अंश और माँ को बाहर भेज रहे हैं। उसके जाते ही कार्तिक ने दरवाजा बंद किया और भाभी पास आकर इतना जोर से थप्पड़ जड़ दिया कि थोड़ी देर तक कानों में कुछ सुनाई नहीं दिया। भाभी की आंख से आंसू निकल आए थे। कार्तिक उन पर चिल्ला के बोले, क्या तुम सच में ऐसी हो? भाभी सब समझ गई और सिर्फ सर हिलाकर ना बोली। वही बाजू की खिड़की के पास झाड़ू पड़ी थी, वो उसे उठा कर लाए और भाभी की जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद उस रात को खाना चुपचाप हुआ। सुबह अंश की छुट्टी थी तो कार्तिक ने माँ और अंश को किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। उन लोगों के जाते ही कार्तिक ने भाभी से लड़ाई शुरू कर दी। कार्तिक ने कहा, लगा अपने दोस्त को फोन। भाभी ने मना कर दिया। तभी नसीब की करनी कुछ ऐसी हुई कि खुद मैंने भाभी को फोन कर दिया। कार्तिक बोला, देखो, आशिक को याद करते ही उसने माशूका को फोन किया। कार्तिक ने भाभी से बोला, मैं फोन को स्पीकर पर रखता हूँ, तुम उसे इधर बुला। इसके बाद कार्तिक मेरे आने की राह देखने लगे। मैं इन सब बातों से अनजान था। मैंने भाभी से कहा कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। हर्षा भाभी ने सिर्फ हाँ बोला और फोन रख दिया। मैं भाभी के यहाँ जाने लगा तो कुछ किताबें अंश के लिए भी लेते गए। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसके पति ने खोला। कार्तिक ने कहा, बोलो क्या काम है? मैंने कहा, कुछ नहीं, वह अंश को किताबें देने आया था। कार्तिक चिल्ला के बोला, अंश को किताब देने या हर्षा से मिलने आया था? अंदर हॉल में हर्षा भाभी मुंह नीचे करके खड़ी थी। मैं सब समझ गया। कार्तिक कहने लगा, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? फिर जो मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ने लगे तो मैं वहां से सरपट भागा, पर कार्तिक मेरे पीछे दौड़ते हुए मुझे मार रहा था। मैं किसी तरह वहां से निकल आया और अपने रूम पर आ गया। उससे बचकर आते हुए मैंने उसके मुंह से इतना सुना था कि तुझे क्या लगता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर कार्तिक ने भाभी को अपने पास बिठाया।
भाभी ने कार्तिक से माफी मांगी। कार्तिक ने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तो तुम ही बताओ किसको ऐसी हरकत पे गुस्सा नहीं आएगा। मैंने तुम्हें किसी चीज से वंचित रखा, कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। भाभी कार्तिक से जोर से लिपट कर रोने लगी। सॉरी, मैं बहक गई थी, रास्ता भूल गई थी, किसी से मोहित हो गई थी। भाभी कार्तिक से लिपट कर रोती रही। कार्तिक भाभी को शांत करा रहा था। कोई बात, जो हुआ सो हुआ। पर भाभी दिन भर रोती रही। जब भी कार्तिक का चेहरा देखती रो पड़ती। उस वक्त भाभी के मन में बात आई कि मैंने सिर्फ उनके शरीर को चाहा था, पर जब बीवी के रूप में अपनाने की बात की थी तो उसने बात टाल दी थी। यानी वह उसका प्रेम नहीं, सिर्फ हवस थी। एक और मेरा पति जो इतना कुछ होते हुए भी मुझे अपना रहा है, फिर भी मुझसे प्यार करता है। भाभी ने सोचा, यह मैंने क्या कर दिया। भाभी तो अपनी ही नजरों में गिर गई थी। रात में खाने के वक्त जब भाभी के मुंह से एक निवाला भी अंदर नहीं जा रहा था, तब कार्तिक ने उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया। वह फिर से रोने लगी। तब कार्तिक ने बोला, हम यह सोसाइटी छोड़ देंगे ताकि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको। भाभी ने कहा, हम क्यों जाएं, जाएगा तो वो। फिर दूसरे दिन दोपहर को मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो हर्षा भाभी थी। मेरे रूम खोलते ही वह अंदर आई, दरवाजा बंद करके बोली, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, इस एरिया से निकल जाओ, क्योंकि मेरे पति ने तुमसे पूरा बदला लेने का सोच रखा है। वह सिर्फ दिखते शांत है, पर मेरे ससुराल वाले बड़े पहचान वाले हैं। तुम्हारे साथ कुछ भी अहित हो सकता है। भाभी ने मुझसे इतना कहा और चली गई। वह आई और चली भी गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। दूसरे दिन मैंने अपना सामान टेम्पो में लोड किया और यानी घर छोड़कर जा रहा था। मैंने देखा कि भाभी और कार्तिक मुझे देख रहे थे। आज तक मुझे यह तो पता नहीं चला कि कार्तिक को इस सब के बारे में कैसे पता चला। एक बात समझ में आई कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बारिश का समय था और ऑफिस में ज्यादा काम आ जाने के कारण मैं लेट हो गया था और घर के लिए निकल रहा था। उस वक्त करीब 11 बज रहे थे। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से निकला कि कहीं बारिश शुरू न हो जाए, नहीं तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं अपनी ही धुन में चलता चला जा रहा था कि आगे से एक औरत मुझे हाथ देकर रुकने का संकेत दे रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि रुकना सही नहीं है, क्योंकि आजकल ठगी का ये एक साधन मात्र सा हो गया है। लेकिन मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो वो शादीशुदा थी और हाथ में 2-3 पैकेट भी पकड़े हुई थी। शायद उसे कोई साधन नहीं मिल रहा होगा घर जाने के लिए। मैंने सोचा कि रुक कर देखता हूँ कि क्या बात है। मेरे पास आकर उसने बोला, मुझे लिफ्ट मिल सकती है क्या? मुझे कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिल रहा और रात भी बहुत हो गई है, तो जहाँ तक कोई साधन नहीं मिल रहा, मुझे वहां तक आप छोड़ देंगे प्लीज। मैंने सोचा, चलो यार, किसी की मदद कर देनी चाहिए, और अगर ये गलत नहीं है और मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये भी अच्छा नहीं है। चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। और मैंने उसको अपनी मूक सहमति दे दी और गाड़ी पर बैठने का इशारा किया। मैंने उसको पूछा कि कहाँ तक छोड़ दूँ, तो उसने कहा, जहाँ भी कोई ऑटो दिख जाए मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। वो भी शायद उसी रास्ते में कहीं आगे रहती थी जिस पर मेरा घर था। हम लोग चलते चलते मेरे घर के पास पहुंच गए, लेकिन कोई ऑटो नहीं मिला। मैंने गाड़ी रोकी और कहा, अभी तक तो कोई साधन नहीं मिला और मेरा घर भी आ गया, तो आप कैसे जाएंगी? उसने कहा, कोई नहीं, आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए, मैं यहीं इंतजार कर लूंगी। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तो मैंने कहा, यहाँ कोई ऑटो इस समय नहीं मिलेगा, और अगर आपको कोई समस्या न हो तो आप आज रात मेरे घर पर रुक सकती हैं। मेरा घर यहीं बगल में है, सुबह मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। उसने कुछ देर कुछ सोचा और हाँ कर दिया, और हम तुरंत मेरे घर के लिए निकल गए। बारिश तेज होने के कारण हम पूरे भीग गए थे, तो मैंने उसे अपने कमरे के बाथरूम में भेज दिया और अपना एक कुर्ता और तौलिया वही टेबल पर रख दिया, और अपने कपड़े लेकर मैं बाहर के बाथरूम में चला गया। मैं कपड़े बदल कर निकला और किचन में जाकर 2 कॉफी बनाई। तब तक वो भी कपड़े बदलकर बाहर आ गई, तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठने का इशारा किया
और थोड़ी ही देर में मैं कॉफी और कुछ नमकीन लेकर वहां गया। हमने कॉफी पी और बैठकर कुछ बात करने लगे। उसने बताया कि वो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर रहती है और आज उसके बॉस के घर पार्टी थी, तो आज वो लेट हो गई और उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था, तो वो वही रास्ते पर खड़ी होकर किसी ऑटो का इंतजार कर रही थी। कुछ देर हम चुप बैठे टीवी देखते रहे। फिर उसने पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हो, आपकी शादी नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। मैंने पूछा, और आपकी? उसने कहा, मेरी शादी हो चुकी है और पिछले महीने मेरी शादी को 9 साल हुए हैं। मैंने कहा, लेकिन आपको देखकर नहीं लगता कि आपकी शादी को 9 साल हो गए हैं? ऐसा लगता है जैसे आपकी शादी को 2 या 3 साल हुए होंगे। उसने कहा, मेरी शादी 19 साल में ही हो गई थी। जब मैंने पढ़ाई खत्म की तभी मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। मेरा शादी का मन नहीं था, अभी मैं और पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ और पापा के जिद के सामने मुझे अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ी। मैंने पूछा, तो आप अपने परिवार के साथ रहते हो? वो पहले तो कुछ देर शांत रही, फिर शायद हिम्मत करके बोली, मैं अकेले कमरा किराए पर लेकर रहती हूँ और यहाँ एक कंपनी में जॉब करती हूँ। मैंने पूछा, और आपके पति वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? वो आपके साथ क्यों नहीं रहते? आपके कितने बच्चे हैं? वो कहाँ रहते हैं? उसने मेरी तरफ बड़ी ही आश्चर्य और क्षोभ भरी नजरों से देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे क्या बोल दिया। उसने कुछ नहीं बोला और शांत रही। मैंने फिर से उससे वही बात पूछी तो उसने कहा, आपको इससे क्या करना है? आपका एहसान है जो आपने मुझे इस वक्त रहने की जगह दी, नहीं तो मैं इस बारिश में कहाँ जाती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो भी पूछेंगे मैं आपको बता दूंगी। मेरी इन बातों से आपका कोई मतलब नहीं, तो कृपया आप ऐसी बातें न करें। और वो शांत हो गई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं पूछा था जिससे वो मुझसे ऐसा व्यवहार करे। खैर, मैंने उससे क्षमा मांगी और किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर में वो भी मेरे पीछे आई और बोली, आप खाना बना लेते हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, जब रोज खाना ही है तो कब तक मैं होटल और ढाबे के खाने पर जिंदा रहूंगा, तो सीख लिया, बस काम चलाने भर का बना लेता हूँ। उसने कहा, ठीक है, फिर आप रहने दीजिए, आज मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, जब आपके एक बार कहने पर मैं आपके घर रुक सकती हूँ, तो क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो मैंने उसे सारे सामान बताए और बाहर आकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे कहा, खाना बन गया है, अभी खाना है या कुछ देर बाद? मैंने कहा, जैसे आप कहे। मैंने तो कुछ देर पहले नाश्ता किया था, और अगर आपको भूख लग रही है तो अभी कर लेते हैं। उसने कहा, नहीं, अभी मुझे भी भूख नहीं है, कुछ देर बाद ही खाना खाते हैं। हम दोनों बाहर बैठकर टीवी देखने लगे। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह बोली, आप जो पूछ रहे थे वो मेरी जिंदगी का सबसे कड़वी हुआ सच है, और मैं हर किसी को इसके बारे में बताकर अपने आप को कमजोर होने का एहसास नहीं करवाना चाहती। और अगर यहाँ किसी को पता चल जाए कि मैं अकेली हूँ और मेरी कहानी ऐसी है, तो लोग हर तरफ से फायदा उठाने का इरादा बना लेते हैं। शायद इसीलिए मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगा और मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सबकी अपनी जिंदगी है और अपना जिंदगी जीने का तरीका। आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, और सच मानिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं आपका कोई फायदा नहीं उठाने वाला, और सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। उसने कहा, मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे और बुरे नियत वाले लोग एक नजर में पता चल जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, फिर चलिए अब खाना खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। उसने कहा, ठीक है। हम दोनों खाना खाने चल दिए। खाना खाकर मैं बालकनी में चला गया, क्योंकि आज मौसम बारिश की वजह से बड़ा ही अच्छा हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, तो मैं वहां गया और मैंने एक सिगरेट जलाई और पीने लगा। अभी मैंने अपनी सिगरेट खत्म ही की थी कि वो पीछे से 2 कप कॉफी का लेकर आई। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत थी? उसने कहा, मुझे आदत है खाने के बाद कॉफी पीने की, तो मैंने आपके लिए भी बना ली, शायद आपको भी अच्छी लगे। मैंने उसका धन्यवाद किया और हम बालकनी में खड़े होकर कॉफी पीने लगे। काफी देर बाहर खड़े रहने के बाद मैंने उससे अंदर चलने के लिए कहा, क्योंकि अब मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा था। तो हम अंदर आए और बैठकर बात करने लगे। फिर उसे न जाने क्या सूझी कि उसने कहा, मेरी कहानी ऐसी है जिसको याद करके मेरी रूह कांप जाती है,
और मैं इसको याद नहीं करना चाहती, लेकिन आज आपने फिर से उसकी याद दिला दी है। और ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो आप उसे समझेंगे। मैंने कहा देखिए, ये आपकी जिंदगी है और आपको अगर लगता है कि मुझे बताना चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके दर्द और भावनाओं को समझ सकूं। उसने फिर एक लंबी सांस ली और अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरा नाम महक है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप और हम 2 बहनें हैं। मेरी बहन मुझसे छोटी है और हमारा कोई भाई नहीं है। बात तब की है जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। वहाँ का माहौल बहुत अलग था। वहाँ लोग पढ़ाई से ज्यादा मौज मस्ती में दिखाई देते थे, लेकिन मैं इन सब से बिल्कुल अलग केवल वहाँ पढ़ने गई थी। मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था। शुरू से ही मेरी सोच थी कि मेरी जिससे शादी होगी मेरा सब कुछ भी उसी का होगा। वही होगा जो मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा करेगा, मुझे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करेगा। मेरा तन और मन बस उसी के लिए होगा, लेकिन जो भी हो वही पहली बार और आखिरी बार होगा। मैं कॉलेज में दिखने में कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर मेरा व्यक्तित्व आकर्षक था। काफी लड़कों ने भी मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन जो मेरी सोच थी मैं उसी पर अडिग थी। मेरी पढ़ाई खत्म हुई और अंततः मैंने स्नातक अच्छे नंबरों से पास कर लिया। अब मुझे परास्नातक के लिए जाना था। तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया और मेरे पिता ने मुझे पढ़ाई बंद करने को कहा, तो मैंने इसका विरोध किया, लेकिन मेरी एक न चली और मुझे ही हार माननी पड़ी। लड़का मुझसे 8 साल बड़ा था, लेकिन पारिवारिक दबाव में आकर मुझे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। मैंने सोचा चलो अगर यही मेरी किस्मत में है तो कोई बात नहीं, इसी के साथ एक खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत करूंगी। धीरे धीरे मेरी शादी का दिन करीब आ गया और मैं मन ही मन खुश होने लगी कि अब मेरी भी इच्छा पूरी होगी। अब मुझे भी कोई प्यार करने वाला मिलेगा जो मेरा होगा। मैंने भी अब सुनहरे सपने सजाने शुरू कर दिए थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी का दिन भी आ गया और मेरी शादी भी हो गई। मैं उस वक्त बिल्कुल फिल्मी दुनिया वाली कल्पनाओं में घूम रही थी। तभी मेरे पति अंदर आए और आकर बिस्तर पर बैठे। मुझे एक अजीब सी बदबू उनके मुंह से आई। मेरे पति शराब पीकर आए थे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने चाहा था कि जो भी मेरा हो वो कभी कोई नशा न करे। मेरे पति ने मुझ पर थप्पड़ की बारिश कर दी और गंदी गंदी गालियां देने लगे। अब तो ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल मेरी जान निकल जाए। पता नहीं मैं किस घर में आ गई थी कि जहाँ कोई मेरी चीखों को सुन भी नहीं पा रहा। बार बार यही लग रहा था कि कहीं से कोई फरिश्ता आ जाए और मुझे इस राक्षस से बचा ले, लेकिन ऐसा बस किताबों और कहानियों में होता है, सच में नहीं। मन मानने को तैयार ही नहीं था कि क्या ये सच में हो रहा है। क्या मैंने यही सोचा था? क्या मैंने यही सपने सजाए थे? वो मुझे जैसे चाह रहा था, मेरा शरीर नोच रहा था, मुझे गालियां दे रहा था, मार रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरे लिए तो ये सब बिल्कुल ही अजीब था। मैंने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। या ये कहूँ कि मेरे सपनों की दुनिया ही बिल्कुल अलग थी, जहाँ मैं एक राजकुमारी की तरह रहना चाहती थी, किसी राजकुमार के साथ। मेरी ख्वाहिशें बहुत नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो सब उस वक्त दम तोड़ रही थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए अपनी हालत को देखकर, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। क्या मैंने यही चाहा था भगवान? मैंने तो तुमसे बस थोड़ी सी खुशियां मांगी थी और तुम्हें वो भी देना मुनासिब नहीं लगा। और सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पति अपने काम पर जा चुके थे। तभी मेरी ननद चाय लेकर आई और मुझे दिया। फिर मुझे छेड़ते हुए कहा, क्यों भाभी, कैसी हो? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं बस मुस्कुरा कर रह गई। फिर उसने बोला, उठो और नहाकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ और फिर नीचे चलेंगे। कुछ लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं। और वो चली गई। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, पर फिर भी मैं रात के ऊहापोह में उलझी पड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता हो कि कल उनके दोस्तों ने मजाक में शराब पिला दिया हो और उसके नशे में उन्होंने ऐसा किया हो। फिर बेचारा मन खुश होने लगा कि कल को एक काली रात समझकर भूल गई और नए सपनों और कल्पनाओं में खो गई। फिर रात हुई और मेरे पति कमरे में आए। जैसा मैंने दिन में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी हालातों से समझौता कर लिया। अब यही मेरी किस्मत थी। अब तो आदत सी हो चली थी। ऐसा चलते चलते करीब 2 साल हो गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही थी और मेरे ससुराल वाले अब ताने भी मारने लगे थे। फिर एक दिन समय निकालकर मैं एक डॉक्टर के पास गई और अपना पूरा चेकअप कराया।
और जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने बताया कि आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार अपने पति का भी जांच करा लीजिए। मैं घर आई और रात में जब मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो उसने मुझे मारना और गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये देखो रिपोर्ट, मैंने डॉक्टर से चेक कराया है। तो उसने रिपोर्ट लिया और उसे फाड़कर फेंक दिया और बाहर चला गया। ऐसा ड्रामा कई दिनों तक चलता रहा और बिना मेरी गलती के मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी तो मानो दुनिया ही लुट गई। मैं बीच रास्ते एकदम बेसुध खड़ी थी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। यही सोच रही थी कि मेरे एक रिश्तेदार मिल गए और मुझे अपने घर ले गए। फिर मेरे पापा को फोन किया और मेरे घर वालों को अपने घर बुलाया। काफी कुछ होने के बाद मेरे पापा मुझे घर ले गए और दूसरे दिन आकर मेरे ससुराल वालों से बात की तो उन्हें भी धक्के मारकर भगा दिया और मेरे पति ने बोला, मैंने तेरी बेटी को छोड़ दिया है, तुझे जो करना है कर ले। मेरे पिता बहुत सीधे हैं और मेरे घर में कोई भाई भी नहीं है जो मेरे लिए लड़ता, तो मेरे घर वाले शांत होकर बैठ गए। वो कर भी क्या सकते थे। अभी मेरी छोटी बहन की शादी करनी थी। कुछ दिन तक अपने मायके में थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन गई हूँ। तो मैंने नौकरी करने की सोची और फिर हर जगह का फॉर्म भरने लगी और अंततः दिल्ली की एक कंपनी में मेरा चयन हो गया। लेकिन मेरे पापा मुझे अकेले यहाँ नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन मेरे काफी संघर्ष करने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी करने की अनुमति दे दी। फिर मैं कुछ दिन बाद दिल्ली आ गई और एक पीजी में रूम ले लिया। वहाँ केवल एक दादा दादी और मेरे पापा के उम्र के अंकल थे। देखने में वो लोग ठीक व्यवहार के लगे, तो मैंने उनको अपने जॉब के बारे बताया कि मुझे यहाँ एक कॉल सेंटर में जॉब लगी है और मेरा टाइम रात में जॉब करने का है। तो उन्होंने कहा ठीक है और घर की एक चाबी मुझे भी दे दी और फिर मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। अब जिंदगी थोड़ी ठीक चल रही थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। करीब 4 महीने बीत चुके थे, सब कुछ ठीक चल रहा था और अब मुझे दिन में सोने की आदत हो गई थी क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने साप्ताहिक अवकाश के दिन रात में अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी। तभी मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई तो मैंने पूछा कौन? तो अंकल ने कहा मैं हूँ, जरा दरवाजा खोलना। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया और वो मेरे रूम में आकर बैठ गए। बोले मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुम्हें रात में जागते हुए देखा तो यहाँ चला आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। फिर अंकल ने बात शुरू कर दी और हम बातें करने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद मैंने उनसे चाय पूछा तो उन्होंने हाँ कह दिया। मैं उठी और जाकर चाय बनाकर लाई और उनको देने लगी तो चाय पकड़ने के बजाय उन्होंने बड़े ही गंदे तरीके से मेरा हाथ छूकर चाय ले ली। मुझे बड़ा अजीब लगा। खैर, मैंने बात वहीं खत्म कर दी और हम बैठकर चाय पीने लगे। काफी देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने बातें करना शुरू किया और कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने एक कप और चाय के लिए कहा। तो मैं उठी और खाली कप उठाकर किचन की तरफ चल दी और फिर गैस जलाकर चाय चढ़ा दी। तभी मेरे पीछे पीछे अंकल भी किचन में आ गए। मैंने उनसे कहा आप बाहर बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। और थोड़ी देर बाद वो मेरे और करीब आए और मेरे कान में धीरे से बोले तुम बहुत सुंदर हो। मैंने उनकी तरफ घूर के देखा तो उन्होंने नजरें फेर ली और मैं जैसे ही चाय छानने के लिए मुड़ी, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं अचानक हुए क्रिया से चौंक गई और मैंने पलट के उन्हें अपने से दूर धकेल दिया। मेरा किचन भी बहुत अंदर था। अगर चिल्लाती भी तो कोई सुन नहीं पाता और शायद वो भी इसी बात का फायदा उठाना चाहते थे। मैं अपने बचने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। एक बार फिर मेरा अतीत मेरे सामने से गुजर गया। फिर एक बार मेरी मर्यादाओं का हनन हुआ। फिर एक बार मेरे सपने कुचले गए। अभी सुबह होने में 1 घंटा था तो वो जाते जाते उसने कहा सुन, ये सारी बातें किसी से मत कहना, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो क्या कह रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तो बस अपनी किस्मत को रो रही थी। इसी तरह 3 महीने बीत गए और अब ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैंने दूसरी जगह रूम शिफ्ट करने की सोची, लेकिन फिर कहीं वहाँ भी ये सब न शुरू हो जाए, ये सोचकर मैं चुप हो गई। मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया और जैसा चल रहा था चलने दिया और बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस से वापस आ रही थी कि रास्ते में मुझे एक 50 साल की औरत मिली जो शक्ल और पहनावे से बहुत शरीफ लग रही थी। हम दोनों में धीरे धीरे बातें शुरू हुई और बात करते करते पता चला
कि उनका अपना 2 मंजिला घर है, लेकिन उसमें वो अकेली रहती है और कोई उनके साथ नहीं रहता था। मैंने बात ही बात में उनसे किराए की बात की तो उन्होंने कहा, इतना बड़ा घर है, अगर तुम्हें आकर रहना है तो रहो, किराए की क्या बात है। और वैसे भी अगर तुम रहोगी तो मुझे भी कोई बात करने वाला मिल जाएगा और 2 वक्त का शुद्ध खाना मिल जाया करेगा, और मैं भी तुम्हारे माँ जैसी ही हूँ, तो थोड़ी सेवा कर देना, बस हो गया मेरा किराया। मुझे भी उनकी बात सही लगी और फिर हमने एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया और घर आकर कपड़े बदले और खाना बनाया। और फिर बैठकर कुछ सोच रही थी कि उन आंटी का फोन आया कि बेटी कब से आने का प्लान बनाया है। मैंने कहा, आंटी इस सप्ताह में ही आऊंगी और मुझे रात में ही समय मिलता है, तो रात 11 या 12 बजे की करीब आऊंगी। उन्होंने कहा, ठीक है, जब आना होगा तब बता देना। मैंने आंटी से रात में आने की बात इसलिए कही कि मेरे मकान मालिक को ये पता न चले कि मैं कहाँ गई, नहीं तो वो वहाँ भी मेरा जीना हराम कर देता। और वैसे भी मेरे पास कोई सामान ज्यादा था नहीं, बस एक सूटकेस और एक बैग, बाकी तो मकान मालिक का ही था। मैंने भी एक दिन प्लानिंग की और अपना सामान पैक किया और नीचे जाकर अंकल को बोला, आप ये चाबी रख लीजिए, मैं अपने घर जा रही हूँ, 10 दिनों के लिए जब आऊंगी तो आपसे ले लूंगी। उन्होंने बिना कुछ बोले चाबी ले ली और मैंने बाहर निकलकर एक ऑटो बुक किया और अपना सामान लेकर बैठ गई। जैसे ही ऑटो वाला वहाँ से आगे बढ़ा, मैंने आंटी को फोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, और फिर 1 घंटे में मैं वहाँ पहुँच गई। उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया। उनका घर सच में बहुत बड़ा और सुंदर था। नए जमाने की सारी सुविधा थी उस घर में। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, आपने ये सब कैसे लगवाया? लगता है आपको ऐसी चीजों का काफी शौक है। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा एक ही बेटा है और वो विदेश में रहता है, और जब आता है तो ऐसी चीजें लगवा जाता है और जब आता है तो वही चलाता है। मुझे तो चलना भी नहीं आता। और फिर उन्होंने अपने बेटे और बहू की फोटो दिखाई। खैर कुछ देर बाद उन्होंने मुझे ऊपर का एक कमरा दिखाया जो बड़ा ही खूबसूरत था। उन्होंने बताया कि उनको एक बेटी की बहुत चाह थी, लेकिन बस एक ही बेटा पैदा कर पाए। लेकिन उसके चाह में हमें ये कमरा अपने पसंद से तैयार किया था, जो आज से तुम्हारा है, तुम इसी में रहोगी। मुझे तो मानो अपने किस्मत पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। इतना अच्छा घर और इतना अच्छा कमरा तो मेरे घर का भी नहीं था। खैर मैं कमरे में गई और अपना सामान किनारे रखा और आंटी ने कहा, फ्रेश होकर आओ, फिर खाना खाते हैं। मैंने कहा, खाना आपने बनाया है? तो उन्होंने कहा, नहीं, आज मैंने बाहर से मंगवा लिया था, कल से घर में बनेगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर वो नीचे चली गई और मैंने अपना सामान खोला कि सेट कर दूं। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई कि अलमारी कहाँ है, तो मुझे वहाँ एक दीवार में लगी हुई अलमारी दिखी, और जब मैंने उसे खोला तो उसमें काफी कपड़े थे और एक साइड पूरा खाली था। खैर मैंने खाली वाली अलमारी में अपना सामान सजा दिया और फ्रेश होकर नीचे चली गई। खाना खाते खाते मैंने उनसे पूछा, अलमारी में इतने कपड़े किसके हैं? तो आंटी ने बताया, बस ऐसे ही खरीद के रखे हुए हैं, आज से उन्हें तुम पहनना। हमने खाना खत्म किया और कुछ देर बातें करने के बाद हम सोने चले गए। मुझे तो ये किसी सपने जैसा लग रहा था। कल तक मेरी किस्मत मुझे रुला रही थी और आज अचानक इतना कुछ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। उसने बातें रोकते हुए मुझसे कहा कि वो आज भी उसी घर में रह रही है और उसकी आंटी उसे अपने बेटी से ज्यादा मानती है। फिर उसने बताना शुरू किया कि रूम बदलने के बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बहुत ही अच्छे से आंटी के साथ रह रही हूँ। लेकिन 1 महीने पहले मेरी ऑफिस में एक नया बॉस आया और जैसे ही एक मीटिंग में उसने मुझे देखा, तब से उसकी नीयत मुझ पर खराब हो गई और आज उसने अपने घर में एक पार्टी में मुझे बुलाया था। मुझे लगा उसने सभी को बुलाया होगा, लेकिन उसके घर जाने के बाद पता चला कि वो उसका घर नहीं, उसका फार्म हाउस है और उसने सिर्फ मुझे बुलाया था। मैं जब वहाँ पहुँची तो वो उसने मेरा अच्छा वेलकम किया और मुझे अंदर ले गया और फिर किसी काम से बाहर चला गया और 2 घंटे बाद वापस आया और आते ही एक बार फिर मेरे साथ वही सब होने जा रहा था। फिर एक बार मेरा अतीत मेरे सामने आ गया और उसकी इस हरकत से न जाने मुझे कहां से गुस्सा आ गया और मैंने उसे 2 थप्पड़ मार दिए और चलने लगी। तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कैसे भी मैं वहां से छुड़ा के भागी। तो उसने कहा कि तू इतनी रात को कहाँ जाएगी, यहाँ कोई साधन नहीं मिलता, आएगी तो मेरे ही पास जा, तू भी कर ले अपने मन की, आना तो तुझे मेरे ही पास है।
मैंने उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ना ही अच्छा समझा और काफी देर से किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि कोई आए, और शायद भगवान ने मेरी सुन ली और आप आ गए। आज तक जितने भी मिले सब अपने ही मन की करना चाहते थे और अपने ही मन का किया। किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए या मेरी क्या इच्छाएं हैं। रात के 1 बज रहे थे और मैं शांत उसको सुन रहा था। फिर मेरा ध्यान बटाते हुए उसने मुझे कहा, ये थी मेरी कहानी। आशा करती हूँ आपको अब तक अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उससे कहा, आपकी कहानी सच में दर्द भरी है। मैं कुछ कहना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं कि कैसे कहूँ और क्या कहूँ। उसने कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक हम ऐसे ही चुप बैठे रहे और फिर मैंने कहा, अगर आपको नींद आ रही हो तो आप मेरे बेडरूम में जाकर सो सकती है। उसने कहा, जिस रात ये बातें मेरे जहन में आ जाती है उसके बाद नींद मुझसे कोसों दूर हो जाती है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो सकते हैं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। हमें बात करते करते भोर के 4 बज गए और हम पता नहीं कब ड्राइंग रूम में ही सो गए और सुबह 8 बजे उसने मुझे जगाया। मैं उठा तो उसने मुझे चाय दी और कहा, सुबह हो चुकी है, अब मुझे ऑटो भी मिल जाएगा तो मैं चलती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कल रात नहीं होते तो न जाने मैं कहाँ जाती। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ऑटो से क्यों, मैं आपको 6 DH देता हूँ। तो पहले तो उसने मना किया लेकिन फिर मान गई और तैयार होकर हम उसके घर के लिए निकल गए। आधे घंटे में हम उसके घर पहुँच गए। उसने मुझे अपने घर के अंदर भी बुलाने का प्रयास किया लेकिन मैंने मना किया। तो फिर उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा और मुझे अपना नंबर दिया और फिर वापस अपने घर आ गया। आज मेरा अवकाश था तो मैं दिन भर अपने घर में बैठा उसी के बारे में सोचता रहा कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं और क्या सच में एक नारी का सम्मान आज भी उसे प्राप्त नहीं है। जो लड़की या औरत हिम्मत कर जाती है वो अपने सपनों की दुनिया बना लेती है, लेकिन आज भी 70% से ज्यादा महिलाएं हैं जो आज भी किसी न किसी की हवस का शिकार होती है और हम औरतों को ही गलत कहते हैं। तो कैसे लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।